तो संख्याएं जो है विभिन्न प्रकार से हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। और संख्याएं में जो संक्रियाएं हैं उसका इस चैप्टर में उल्लेख किया है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं संख्याएं, या जो हम संख्या जो प्रयोग करते हैं वे कितने प्रकार से होते हैं। प्रकार तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूप में अलग अलग ढंग से हैं। जैसे हम देखते हैं तो दशमलव वाला भी एक संख्या होती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखेंगे तीन प्रकार देखेंगे: प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं वह संख्या है जो गणना में प्रयोग की जाती है। इसका परिभाषा हम पढ़ेंगे तो वहां उल्लेख किया जाता है, गणना में प्रयोग किए जाने वाले संख्याएं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और यह एक से प्रारंभ होती है, एक से प्रारंभ होगी। और आगे की जो संख्याएं हैं, जैसे हम कोई काउंट करते हैं किसी सामग्री को, जैसे हम पेन है बोलते हैं, तो पेन, कुछ तो पेन रहता है तभी तो बोलते हैं, है ना। शून्य को नहीं बोलते, पेन नहीं है तो शून्य पेन है मेरे पास, इस प्रकार से नहीं बोलते। अर्थात शून्य को यहाँ नहीं लिया गया है। तात्पर्य ये है बताने का मतलब, प्राकृत संख्याएं में शून्य को नहीं लिया गया है। केवल गणना में जो प्रयोग करते हैं, और गणना में हम प्रयोग करेंगे तो पॉजिटिव को करते हैं, उधार वाले को नहीं करेंगे, पॉजिटिव को करते हैं। जैसे 1 है कि 2 है कि 5 है 10 है, मतलब 1 से लेकर आगे जितने भी संख्याएं हैं, मतलब डेश डेश करके हम लिखते हैं, मतलब अगिनत, है ना, अनगिनत जो संख्याएं हैं वो सभी जो है पूरे क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। और स्टार्ट कहां से होता है, वो 1 से होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं हम लोग प्रारंभ से पढ़ते आए हैं, है ना, ये क्या है, 1 है। अब देखते हैं प्राकृत संख्याएं को n से, है ना, नेचुरल नंबर n से उसको डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और n बराबर 1 2 3 और डेश डेश बताता है कि वो आगे बढ़ाते जाते हैं, वो आगे मतलब वो खत्म नहीं होती है ना, अनंत तक वो आगे बढ़ती है। चलिए, अब इसके बाद है पूर्ण संख्याएं, है ना, जिसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं में शून्य को भी ले लिया है। अब देखिए, प्राकृत संख्याएं और जो पूर्ण संख्याएं हैं उसमें क्या डिफर है। और हमारे साथ आदरणीय सर जी, चतुर्वेदी सर जी भी ज्वाइन किए हैं, आपको भी सादर नमस्कार सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्ण संख्याएं में शून्य भी इंक्लूड हो जाता है, बस, है ना। एक के जो है 0 को हम और ऐड कर देते हैं तो वह बन जाता है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है, गणना में जो प्रयोग करते हैं गिनने के लिए, वो सब क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं। अगर उसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर दे तो वो पूर्ण संख्याएं, है ना, होल नंबर, वो बन जाती है। जहां ये देखिए, शून्य के बाद 1 2 3 4, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहा जाए तो शून्य है, और प्राकृत संख्या क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से एंड सो ऑन, मतलब आगे बढ़ते जाता है, मतलब सेम है, सिर्फ एक 0 और सम्मिलित है बस। पूर्ण संख्या में शून्य, एकमात्र शून्य जो है उसको और सम्मिलित कर दिया गया है, तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला अगर आपको पूछा जाए कि एक प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो इसमें दोनों की स्थिति रहेगा, वो पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। लेकिन शून्य केवल कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या है ना। और पूर्णांक और है जो आगे बताएंगे। प्राकृत के साथ जैसे तुलना किया जाए तो प्राकृत संख्या नहीं है शून्य। चलिए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर बोलते हैं जिसको, जिसमें आई से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक का तात्पर्य होता है पूरा अंक, पूरा अंक, चाहे वो ऋणात्मक रहे, चाहे शून्य रहे, चाहे वो धनात्मक रहे। मतलब संख्या रेखा में हम पिछले बार पढ़े हैं, संख्या रेखा में, संख्या रेखा के मध्य में शून्य होती है, दाईं ओर धनात्मक संख्या लिखते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या लिखा जाता है। तो ये सभी संख्याएं, सामूहिक रूप से जितने भी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सभी होती है, ये सब कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में पूरा अंक, है ना, तात्पर्य है दशमलव वाला ना हो। दशमलव वाला जो होता है वो पूरा अंक नहीं होता, कई बार हम उसको भिन्न में लिखते हैं, जैसे 2/3 लिखे या 3/7 लिखे तो इसका मान दशमलव में आता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। एक एक अंक तो जरूर पूर्णांक है, अंश और हर को बताएं तो, लेकिन उसका जो मान है जो दशमलव में आ रहा है वह पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का तात्पर्य है पूरा अंक, चाहे वो ऋणात्मक रहे, चाहे शून्य रहे, चाहे धनात्मक रहे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसमें एक चिन्ह संबंधी नियम है, इसको देखते हैं। अगर दो पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हो, यदि
दो धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं उसी को। यदि दो धनात्मक पूर्णांक का गुणा करते हैं, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक ऐसा है जो दोनों कैसा है, धनात्मक है, जब उसका गुणा करते हैं तो उसका मान भी धनात्मक आता है। और सेम यही नियम भाग में है। दो धनात्मक पूर्णांक को जब हम भाग देते हैं तो उसका मान भी धनात्मक में आता है, वैल्यू जो है वो धनात्मक में होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार दो ऋणात्मक संख्या का हम गुणा करते हैं, दो ऋणात्मक संख्या का या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब गुणा किया जाता है तो उसका मान भी धनात्मक होता है। देखिए यहां भी धनात्मक आया। इसी प्रकार से भाग में नियम है, जो नियम गुणा में है वही नियम भाग में है। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जब भाग दिया जाता है तो उसका मान धनात्मक में आता है। और अब तीसरा प्रकार के है जो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक बताया गया है। एक जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, जब उसको गुणा करें तो उसका मान ऋणात्मक आएगा। तात्पर्य यह है अलग अलग चिन्ह है, दो में से अलग अलग चिन्ह है तो ऋणात्मक लिखिए, और एक जैसा चिन्ह है तो धनात्मक लिखिए, ठीक है। इसी प्रकार सेम भाग में होता है। तो ये कुछ नियम है। और चलिए हम यहाँ छोटा बड़ा पूछा है और कुछ कुछ भाग वगैरह दिए हैं और हम देखते हैं जो प्रश्न है उसको, उस पर चलते हैं आगे। तो यहाँ पर बड़ा छोटा या बराबर का चिन्ह लगा दिया है। एक आध प्रश्न हम यहाँ से देख लेते हैं। चलिए खाली स्थान में ये देखिए, बता सकते हैं ये छोटा का चिन्ह है कि बड़ा का चिन्ह है ना, या ये चिन्ह है ना, ये चिन्ह लिखना है खाली स्थान में, ये वाला चिन्ह का प्रयोग करते बता सकते हैं ये कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है ना। ये चिन्ह जो है छोटी बड़ी नहीं होती है ना, ये जिसकी तरफ ये मुख खुला है वो बड़ी होती है, और जिसके तरफ जैसे मुख नहीं खुला है ना, दूसरे साइड में है वो छोटी होती है। हम किसी को भी हम बड़ी और छोटी में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर इस प्रकार से लिखा तो 5 बड़ी है ना, और मैंने यहाँ लिख दिया इस प्रकार से लिखा तो यहाँ 7 बड़ी है। मतलब ये चिन्ह को हम दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं, है ना। एक छोटी और बड़ी का विशेष रूप से ये चिन्ह नहीं है, जिस प्रकार से बराबर का चिन्ह है वैसा ये छोटी और बड़ी के लिए विशेष रूप से नहीं है, ये दोनों के लिए काम आता है ना। जिधर संख्या के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से उसको लिखना है। तो कुछ यहाँ पर खाली स्थान दिए हैं, एक आध देखते हैं, एक एक उदाहरण, ज्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ से सरल है, एकदम कठिन नहीं है। जैसे ऋण 2 ये पूर्णांक है, ऋण 2 क्या है, पूर्णांक है ना। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, वो दशमलव में नहीं होना चाहिए। और इसका गुणा किया गया है और यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है और सीधा लिखा है ऋण 3 गुणा 9। ये देखिए अब यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 9 दूने 18, ठीक है। और अभी बताया मैं, अगर एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, मतलब एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो जब गुणा करते हैं तो उसका मान ऋणात्मक में आता है, ये ब्लैंक है। इसी प्रकार 9 3 27, और यहाँ भी एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है तो ऋण में आएगा, अलग अलग चिन्ह है तो ऋण लिख दीजिए। अब बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, बताइए, कोई बता सकते हैं तो जरूर बताइए। देखिए जब कोई संख्या में हम ऋण चिन्ह लगाते हैं तो उसका मान जो है वो धन चिन्ह जैसा नहीं रहता, जो बड़ी दिखती रहती है वो छोटी होती है। क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, आप एक संख्या रेखा बना लीजिए। चलिए संख्या रेखा बना लेते हैं। इधर धनात्मक मान होता है, ठीक है, इतना ही ले लेते हैं। इधर ऋणात्मक मान होता है, ये देखिए ये संख्या रेखा है। अब देखिए जैसे जैसे हम या शून्य की ओर दाईं ओर जाए तो मान बढ़ते जाता है, या संख्या रेखा में बाईं ओर से दाईं ओर अगर जाते हैं तो मान बढ़ते जाता है, और दाईं ओर से बाईं ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो उसके मान घटते जाता है। अर्थात शून्य बड़ी है ऋण 1 से, शून्य बड़ी है ऋण 4 से, और ऋण 2 बड़ी है ऋण 4 से। इसी प्रकार जो ऋणात्मक मान जितना ज्यादा रहेगा उसका वैल्यू जो है वो कम होता है। तो यहाँ बराबर तो नहीं है, वो तो देखने से स्पष्ट है। तो कौन सी बड़ी हुई? -18 इज ग्रेटर देन -27, ठीक है। तो ऋण 18 बड़ी है किससे? ऋण 27 से। ये ऋणात्मक संख्या में कुछ अलग ढंग से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और उदाहरण दिया है, कुछ ऋण वाला है तो कुछ धन वाला है। जैसे एक और चौथा है, एक और देख लेते हैं। 2 गुना यहाँ पर है -6 है इंटू 0 है, और ये यहाँ ब्लैंक दे दिया है, और इधर लिखा है -3 इंटू 4। अब देखिए कहीं भी एक आध अगर गुणनखंड है ना, गुणा के रूप में एक आध अंक अगर शून्य आ जाए तो पूरे जितने भी मान है वो सबको शून्य कर देता है, 0 कर देता है। तो इसका पूरे मान क्या हो गया? 0। और 0 में कभी धनात्मक और ऋणात्मक नहीं लिखा जाता। आप देखें अभी संख्या रेखा में बनाया था, वो बीच में रहता है शून्य, ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। और पूरे को गुणा करें तो क्या हो गया? शून्य हो गया। अब इसको देखिए क्या आएगा, एक ऋणात्मक है और एक क्या है? धनात्मक है। तो 4 या 12, और वो भी कौन सा आएगा? ऋण चिन्ह आएगा। अब अभी मैंने बताया कि अब हम लोग देखे संख्या रेखा में जो ऋणात्मक मान है जितने भी, वो शून्य से छोटी होती है, शून्य से छोटी होती है, अर्थात शून्य बड़ी है किससे? ऋण 12 से, है ना। शून्य बड़ी है ऋण 12 से। तो ये चिन्ह यहाँ पर हम कौन से चिन्ह लगाएंगे? ये इधर का मान बड़ी है, यहाँ भी ये वाला मान बड़ी है। पहले हल कर लीजिए और उस चिन्ह को आप लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणनफल ज्ञात कीजिए। एक छोटी छोटी संख्याएं हैं, गुणनफल ज्ञात करना है। जैसे मैं एक लॉन्ग टाइप के लेता हूं, यहां से -8 इंटू -8 करके ब्रैकेट लगा देते हैं, -12 इंटू -30, सभी का गुणा करते हैं। अब देखिए ऋण चिन्ह अगर विषम बार आता है, काउंट करके देख सकते हैं, ऋण चिन्ह अगर विषम बार आता है तो ऋण ही रहेगा, उसका जो गुणा करने के बाद जो मान आएगा वो ऋणात्मक होगा। 3 बार आया है तो ऋण रहेगा, 2 बार आएगा तो धनात्मक होगा। अब अंकों का गुणा कीजिए, वही मेन है आपका, अंकों का जो गुणा करना है ना। तो कितना हो गया? गुणा करने पर कितना आता है? 12 और 8 कर दीजिए सबसे पहले, है ना। कितना हो गया? 96, है ना। 96 गुना 3 कर दीजिए तो कितना होगा? 3 6 का 18, और 3 या 27, और एक 28, और एक शून्य लगा दीजिए। ठीक है, और वो भी कौन सा मान? ऋणात्मक, है ना। 96 गुना 3, 3 6 के 18 हो गया, हासिल 1, और 3 या 27, और एक 28, और एक 0 लगा दिए। तो ये देखिए इस प्रकार से मान आया है। इसमें पूछा गया भर, है नहीं, गुणनफल ज्ञात कीजिए, गुणा कीजिए करके पूछा है, तो ये ऋणात्मक मान आएगा, ये ध्यान दीजिए। अगर ऋण चिन्ह विषम बार आता है, तब सम में आता है तो धनात्मक मान होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ा बड़ा सा प्रश्न देखते हैं, तो ये आप लोग बना लीजिए। और दूसरे में और कुछ दिया है, बड़ा छोटा वाला बहुत सारा प्रश्न है, लास्ट में अगर हमारे पास समय बचे तो उसको देखते हैं। चलिए हल कर सरलतम रूप में लिखना है। कुछ यहाँ पर भिन्न दिया है, भिन्न का गुणा और भाग दे दिया है, उसको सरलतम रूप में लिखना है। जैसे यहाँ लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। ये देखिए यहाँ पर है 5/2 गुणा 3/10, है ना। बहुत सरल है, एकदम कठिन प्रश्न नहीं है, सीधा हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जब दो भिन्न दिया रहा है, गुणा का चिन्ह रहे, तो पहला हमारा ध्यान जाता है कुछ कैंसल हो रहा है क्या, यहाँ से कुछ कैंसल हो रहा है क्या, ये देखते हैं। पहाड़ा में है ना, किसी की जैसे 5 है, 5 से या कोई भी है, या कोई दूसरे संख्या से अंश और हर जो है विभाजित हो रही है क्या, कोई भी अंश और कोई भी हर हम यहाँ से ले सकते हैं, है ना। तो जैसे 3 है, किसी से भी चेक कर सकते हैं। 5 के पहाड़ा है ना, तो 5 के पहाड़ा में 10 जो है विभाजित होती है, 5 दूने 10, 5 एकम 5, 5 दूने 10, तो ऊपर में अब देखिए यहाँ पर विभाजित नहीं हो रही है, मतलब वो दशमलव में आएगा। 3 बटा, ये देखो 1 गुना 3 बटा 2 गुना 2, और 1 गुना 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3 बटा, सीधे सीधे 2 दूने कितना हो जाएगा? 4, 3/4। ये और विभाजित नहीं होगी, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है दोनों के पास। जब तक उभयनिष्ठ गुणनखंड उसका रहता है तब तक उसको हम विभाजित करते रहते हैं, और वही उसका अनुपात कहलाता है, सरल रूप कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भाग वाला देख लेते हैं। जैसे 2/3 भागित 8/5, नंबर है चौथा नंबर, 2/3 भागित 8/5। आप
आप जानते हैं भली भांति जो भाग और गुणा की जो संक्रियाएं हैं एक दूसरे के विलोम है, एक दूसरे के उल्टा है। तो जब हम भाग में दिया रहता है, ज्यादातर हम देखते हैं जब भाग में दिया रहा है दो भिन्न जो है ना, एक भिन्न के साथ भाग कर दिया है दूसरे भिन्न को, तो हम इसको गुणा में बदल देते हैं, और गुणा में जब बदलते हैं तो उल्टा करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका विलोम है। भाग जब रहता है तो गुणा का विलोम रहता है, लेकिन जब गुणा में लाए, इस चिन्ह को बदल दें, तो इसके अंश और हर आपस में बदल जाता है। ठीक है, अंश जो है, अंश और हर जो है आपस में बदल जाता है। उसका कारण ये है, चलिए मैं कारण भी बता देता हूं क्यों बदल जाता है। देखिए, मैंने कहा कि अभी विलोम है, भाग जो है गुणा का विलोम है, और विलोम जानते हैं कोई भी संख्या का व्युत्क्रम कैसे करते हैं, एक के बटे में लिख के, है नहीं, 1/, तो जब गुणा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/8/5, इस प्रकार से लिखाएगा। ये देखिए गुणा आने के कारण ये उल्टा करना पड़ा इसको। अब होता यह है, जब डबल डिवाइड है, 1/8 ऑलरेडी है और उसके डिवाइड में और 5 है, तो ये ऊपर चला जाता है, इसको ऊपर लिखा जाता है 5/8। तो सीधे सीधे हम लिखते हैं उसको 5/8। सीधे सीधे ये समझ जाइए, जब भाग से गुणा बदलेंगे तो उसका जो अंश और हर है वो आपस में चेंज हो जाता है। अब हम यहां से इसलिए इसको गुणा में बदलते हैं कि जो भाग देना है, कैंसल करना है, वो हमको आसानी से समझ में आ जाता है, कौन किसके साथ भाग जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर और काट के देखते हैं, कोई विभाजित हो रही है क्या, किसी से भाग जा रही है क्या, 3 से, मतलब एक अंश और एक हर आना चाहिए ना। जैसे 2 अंश में है तो एक कोई हर विभाजित हो रही है क्या, 2 से हो रही है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और कहीं पर विभाजित नहीं हो रही है। ऊपर में 5 एकम 5 एक बार गया तो 5 एकम 5, और नीचे में 4 तिया 12, है ना। तो 5/12, है ना, आसान है, कोई कठिन नहीं है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण है, 3/7 भागित 5/14, है ना, 3/7 भागित 5/14। कुछ शाब्दिक प्रश्न भी देखना है इसके बाद। ये प्रश्न दिया गया है, देखिए इसको भी सबसे पहले हम गुणा में बदलते हैं, और गुणा में जब बदलते हैं तो जो दूसरी वाली है, जो भाग के बाद लिखी जाती है, वो संख्याएं, वो भिन्न, उसका अंश और हर जो है वो आपस में बदल जाता है, उल्टा कर देते हैं, कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो 14 बटा क्या हो जाएगा 5। या देखिए भाग को गुणा में बदले तो दूसरे जो भिन्न है, जो भाग चिन्ह के बाद आता है, उसका अंश और हर जो है आपस में परिवर्तन हो गया है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूने 14, और कोई विभाजित हो रही है क्या, जब भी विभाजित करेंगे, ये देखिए अब यहां से हम अंश लिए, ठीक है, और यहां से हर लिए, मतलब भिन्न का, कोई भी भिन्न का हम ले सकते हैं, अंश और हर होना चाहिए। तो देखिए 3 दूने 6 और 5 एकम 5, 6/5 या 6/5, 6/5। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखते हैं हम न्यूमेरिक प्रश्न देखते हैं, न्यूमेरिक बोलता हूँ, जो शाब्दिक प्रश्न है उसको देखते हैं। आंकिक तो इस टाइप से देखें सीधे सीधे। चलिए आगे 6 नंबर में है, यहाँ पर प्रश्न लिखा भी गया है। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाई तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। देखिए एक तरबूज है, उस तरबूज का 1/2 भाग, और 1/2 मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं, है ना, मतलब आधा, टोटल का आधा, आधा हिस्सा कौन खा दिए, राधा ने। फिर उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा, और 1/4 मतलब भी आप समझ रहे हैं, है ना। 1/4 मतलब क्या होता है, 4 भाग में 1 भाग, मतलब उसको कुल 4 भाग में से 1 भाग मान के चलो, मतलब 0.25 कह सकते हो, या 25% कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर कितना हो गया, ले देखिए 0.75, 75% जो है आधा, 50%, और 25% कितना हो गया, 75% जो है वो इन लोग खा लिए, तो कितना बचा, शेष कितना बचा, 1/4 ही तो बचा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाई तथा सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर तरबूज का कुल कितना हिस्सा खाया, दोनों मिलकर। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे इसको, राधा ने तरबूज के
1/2 हिस्सा खाई, ठीक है, एवं सोहन ने उस तरबूज के कितने हिस्सा खाए? 1/4 हिस्सा या भाग खाया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर राधा एवं सोहन द्वारा खाए गए तरबूज का हिस्सा कितना कितना खाए? ये देखिए यहां पर पूछा गया है ना, दोनों मिलकर कितने हिस्सा खाए, यही पूछा गया है। तो देखिए कितना कितना खाए हैं। राधा ने 1/2 हिस्सा खाई और सोहन ने 1/4 हिस्सा खाए, तो कुल मिला के कितना हो गया? दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 1/2 धन 1/4। अब देखिए यहां पर भिन्नों का हम गुणा नहीं कर रहे हैं, भिन्नों को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। और जोड़ने का कुछ अलग ही नियम है, किस प्रकार से जोड़ा जाता है ना? आप देखे हैं इसके पिछले कालखंड में, जब दो भिन्नों को हम जोड़ते हैं तो उसका अगर आधार समान है तो और आसान हो जाता है ना? भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए आधार को समान कीजिए, और आधार को समान करने के बहुत से तरीके हैं। आप एलसीएम भी ले सकते हैं, तुल्य भिन्न भी बना सकते हैं, है ना? कौन जो अच्छा लगता है वो कीजिए। अब देखिए यहां पर 4 है तो यहां भी 4 हो जाए, है ना? यहां पर भिन्न कितना है में हर कितना है? 4 है, तो हम सोचते हैं यहां भी 4 हो जाएगा क्या? या हम एलसीएम ले सकते हैं। चलिए एलसीएम वाला बताता हूं मैं आज, है ना? अभी एलसीएम वाला कैसे बनाते हैं। 2 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, कैसे बताएंगे आप लोग? 2 और 4 का लघुत्तम क्या हो सकता है? देखिए पहचानना कैसे है, अगर किसी संख्या का, कोई संख्या के पहाड़ा में उससे बड़ी संख्या आ रहा है, सीधे सीधे देखो 2 दूने 4, तो बड़ी संख्या ही उसका लघुत्तम होता है। एकदम आसान है। अगर यहाँ 18 लिखता है, यहाँ मान लो 54 लिखता, 18 लिखता और 54 लिखता, तो उसका लघुत्तम क्या होगा? 18 या 54। मतलब उस छोटी संख्या के पहाड़ा में बड़ी संख्या आ रही है, तो जो बड़ी संख्या होती है वही लघुत्तम होती है, ठीक है। तो 2 और 4 का लघुत्तम पहले ले लो, तो लघुत्तम कितना हो गया? 4, ठीक है। लघुत्तम कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए किस प्रकार से उसको हल करते हैं। ये देखिए उस लघुत्तम को, है ना, यहां पर लिखिए हर का लघुत्तम, हर का लसा बराबर कितना हो गया? 4। इस प्रकार से आप निकालेंगे। ये देखिए लघुत्तम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूने 4, और किससे जाएगा? सिर्फ 2 से जाएगा, तो 2 दूने 4 कितना आ गया? लघुत्तम 4 आया ना। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई पहाड़ा में आता है, सीधी सीधी छोटी संख्या के पहाड़ा में जब 2 संख्या दिया गया हो, वो बड़ी संख्या अगर आती है पहाड़ा में, तो जो बड़ी संख्या रहती है वही उसका लघुत्तम होता है। तो देखिए लघुत्तम भी ले सकते हैं। अब मैं तुल्य भिन्न वाला बताऊंगा, दोनों तरीका से बताऊंगा। देखिए अब क्या करते हैं, देखो लघुत्तम वाले को हल कैसे करते हैं। जो लघुत्तम आता है उसको हम अंश के साथ, दोनों अंश के साथ गुणा करते जाते हैं। ये देखिए 1 गुणा, ठीक है, 1 गुणा क्या करेंगे? 4। ये देखिए 1 गुणा 4 बटा इससे 2 से भाग देते हैं, है ना? इसको 2 से भाग दीजिए, है ना? ये यहां पर 2 से भाग देते हैं। धन 1 गुणा, ये देखिए यहां पर भी 1 है, और लघुत्तम कितना है? 4, है ना? देखिए यहां भी 4 लिए लघुत्तम का, यहां भी 4 लिए, लेकिन यहां कितने से भाग देंगे? अभी 4 से, और इसके बटा में लघुत्तम आता है 4। ये देखिए इतना लंबा स्टेप रहता है जिसको हम 60 में करते हैं। ये देखिए क्या करते हैं, जो लघुत्तम आया उसको दोनों अंश के साथ गुणा कर दिए, और उस भिन्न को ज्यों का त्यों लिख दिए, और उसके बटा में कितना लिख दिए? 4। अब देखिए क्या होता है? 2 दूने 4, 2 दूने 4, 4 एकम 4। अब देखिए ऊपर में क्या बचा? 2 एकम 2 धन 1 गुणा 1 कितना आ गया? 1 बटा, नीचे में केवल ये वाला आएगा 4 आएगा। ये देखिए 2 एकम 2 धन 1 बटा 4, तो कुल मिला के कहें इसको 3 बटा
2 और 1 क्या हो जाएगा? 3, 3/4। इसका मान आएगा 3/4, मतलब 75%। अब देखिए इसको तुल्य भिन्न से कैसे निकालते हैं, है ना। मैं इसी को दूसरे तरीके से, तुल्य भिन्न से बहुत आसान है, उसी का प्रयोग करो। देखिए तुल्य भिन्न का मतलब होता है, ये जब इसके हर 4 है तो क्या 2 को हम 4 बना सकते हैं? कोई संख्या को गुणा करके या भाग करके? गुणा करके बना सकते हैं। कितने का गुणा करेंगे? 2 का। तो 2 का गुणा अंश और हर दोनों में होगा। ये देखिए 1/2 को हम 2/2, ये देखिए, या इस प्रकार से लिखिए, इसको एक लाइन बना दीजिए। 1 का भी गुणा 2 से, 2 का भी गुणा 2 से। क्यों कर रहे हैं? 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाना है, तो हर में हम 2 का गुणा किए, लेकिन जब हर में किए तो भिन्न का मान ना बदले करके अंश में भी करना पड़ेगा। ठीक है, अंश में भी किया जाता है, तब उसका जो वैल्यू है वो बराबर रहता है। अब देखिए, ठीक है, धन 1/4, धन 1/4। अब ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूने 4, और ये हो गया 1/4। और देखिए जब हर बराबर हो, भिन्नों का हर बराबर हो, तो तिर्यक गुणा की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम 4 लिए, एक बार 4 को लेंगे हर के एक अंक को जो बराबर है, और ऊपर में निर्देश के आधार पर, जैसे 2 धन 1, 2 धन 1, यहाँ ऋण रहता तो ऋण लिखते, हल कर दीजिए तो 2 और 1 कितना हो गया? 3/4। ये देखिए, ये तरीका देखिए और ये तरीका देखिए, एलसीएम वाला तरीका है। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो कुल मिला के कितने भाग खाए? ठीक है, तरबूज का कितना हिस्सा खाया, है ना। राधा और सोहन ने तरबूज के 3/4 हिस्से खाए। ठीक है, ये देखिए 3/4 आएगा, है ना। दो तरीके से बना सकते हैं, तुल्य भिन्न, जिसको अच्छे से पढ़े आप लोग, या लघुत्तम। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साहू सर जी, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ सर जी, और सब ठीक है सर? क्लास है क्या सर 6 बजे? हाँ हाँ सर। हाँ चलिए ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ता हूं सर मैं भी। मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। ये देखिए, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है, और का चिन्ह आता है, मतलब गुणा को बताता है ना। तो देखिए सबसे पहले लिख दीजिए, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे, है ना, दिया है कक्षा में, या मोहन के कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे। ठीक, चलिए लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है। ये देखिए, लड़कियों की संख्या बराबर कुल विद्यार्थी का। ये देखिए किस प्रकार से लिखना है इसका सेंटेंस देखिए, कुल विद्यार्थियों का, विद्यार्थी का नहीं होगा, कुल विद्यार्थियों का, क्योंकि एक नहीं है, कुल विद्यार्थियों का 2/5। ये देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, लड़कियों की संख्या दिया गया है, कुल विद्यार्थियों का कितना है? 2/5। अब मान रखते जाइए, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 45 है, और का के जगह गुणा का चिन्ह लगाइए, और 2/5। अब देखिए कुछ कैंसल हो रहा है क्या? ये अंश में हो गया है, अंश में 2 अंक है और हर में 1 अंक है, कहीं से विभाजित हो रही है क्या? अंश और हर हो रही है ना। 5 से पढ़ते हैं, 5 एकम 5, और 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ते हैं, 5 निया 45, है ना। तो 9 गुना 2, 9 गुना 2, और 9 दूने कितना हो गया? 18, है ना। यहाँ पूछा गया है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थियों का 2/5 है, तो लड़कियों की संख्या कितना प्राप्त हुआ? 18। देखिए 45 विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या कितना प्राप्त हुआ? 18। और लड़कों की संख्या कितना प्राप्त होगा? 45 में कितना घटा देंगे? 18 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा क्या, है ना। ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, 27 हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल पूछा गया है लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये रहेगा 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रशांत 500 रुपये लेकर बाजार गया। प्रशांत 500 रुपये लेकर बाजार गया। उसने कुल रुपयों के 1/4 रुपयों की किताबें खरीदी। जितने भी पैसे थे, रुपये थे, उसके 1/4 का किताबें खरीदे और कुल रुपये के 1/5 का मिठाई खरीदी। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। चलिए देखते हैं। प्रशांत के पास कुल, प्रशांत नहीं है, प्रभात है ना, प्रभात के पास कुल रुपये, प्रभात के पास कुल रुपये या कुल राशि है ना, रुपये बराबर 500, बराबर 500। ये देखिए, ये प्रभात के पास रुपये है, कितने हैं, 500 है ना। कुल रुपये कितने हैं, 500 है। इसमें से 1/4 रुपयों की किताबें खरीदी। तो देखिए, किताबों का मूल्य है ना, खरीदे गए किताबों का मूल्य, ठीक है, प्रशांत द्वारा खरीदे गए, प्रभात द्वारा खरीदे गए किताबों का मूल्य, सीधे लिखते हैं किताबों का मूल्य। कुल रुपये का है ना, एक आध चीजें जरूर बनाइए, 1/4। ये देखिए, प्रभात ने जब किताबें खरीदी तो कुल जो राशि है या रुपये है उसका 1/4 को खर्च किए, उस पर 1/4 को। तो क्या हो जाएगा, कुल रुपये कितने हैं, 500 है। तो 500 का की जगह क्या लगाएंगे, गुना। ध्यान दीजिए, गणितीय संक्रिया में का अर्थ होता है गुना। तो 500 गुना 1/4। चलिए अब देखिए, 500 को हम 4 से भाग देते हैं या 4 भाग में करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से भाग देंगे। आप जैसे 500 को देते हो तो इस प्रकार से देते हो, है ना, 4 एकम 4, एक बार गया, घटाए 1 बचा, 0 उतारे, 4 दूने 8 और घटाए 2 बचा, 0 हो गया, और 4 पंचे 20, कितने बार गया, 125। ठीक है, 125 रुपये, 125 रुपये। सीधे सीधे देखिए ना, 4 से भाग दिया 125, 125 का गुना 1 से करेंगे तो 125 ही आएगा। तो किताबों का मूल्य, प्रभात ने कुल रुपये का 500 लेकर बाजार गए, उसमें से कुल रुपये का 1/4 को किताबों में खरीदे, किताब खरीदे, उसमें खर्च किए, तो कितना रुपये लगा, 125 रुपये। हम ये कह सकते हैं प्रभात ने 125 रुपये के किताब खरीदे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और आगे लिखा है, कुल रुपयों के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदी। अब देखिए, मिठाई का मूल्य है ना, ये सब कौन खरीदे हैं, प्रभात ने। मिठाई का मूल्य बराबर कुल रुपये का 1/5। ठीक है, और जैसे जैसे भिन्न के हर का मान हम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका मान घटते जाता है। मतलब 1/4 जो है बड़ी है और 1/5 क्या है, छोटी है। भिन्न के हर को बढ़ाते जाएंगे तो उसका मान घट जाता है। चलिए, कुल रुपये कितने हैं, 500, का के जगह गुना लगाइए, और कितना, कुल रुपये का 1/5 भाग देंगे तो 5 एकम 5, और कितना शून्य है, 2 शून्य है, 100 रुपये। मिठाई जो खरीदे उसका मूल्य 100 रुपये, किताब जो खरीदे उसका मूल्य 125 रुपये। ठीक है, तो पूछा गया है, बताइए उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। पहले तो खर्च को लिखिए, कुल खर्च, तो यहां लिखेंगे किताब का मूल्य धन मिठाई का मूल्य। ये देखिए, इतना खर्च हुआ है उनका, जो 500 लेके गए थे, तो कुल खर्च क्या क्या हुआ, किताब लिए उसमें हुआ, कितना हुआ, 125 रुपये। मिठाई में कितना हुआ, 100 रुपये, तो कुल मिला के हुआ 225 रुपये। जोड़ेंगे तो आता है कुल खर्च 225 रुपये, लेकिन पूछा गया है उसके पास कुल कितने रुपये शेष बचे। तो शेष रुपये बराबर कुल 500 में, है ना, क्या घटा देंगे, खर्च राशि को, है ना। कुल रुपये में लिख सकते हैं यहाँ पर, कुल रुपये ऋण खर्च। तो 500 क्या है, कुल रुपये है, और खर्च है 225।
25। तो कितना बचेगा इकाई से देखते हैं, है ना। एक इधर उधार लेके ये 10 बना दिए, 10 में 5 घटाए 5 आया, है ना। एक इधर दिए तो 9 में 2 घटाए 7 हो गया। और अब देखिए एक हासिल देने के कारण मतलब ये 4 हो गया, 4 में 2 घटाए एक उधार के कारण, तो ये हो गया 275 रुपये। ये देखिए प्रभात के पास कितने रुपये बचे, 275 रुपये। तो बारी बारी से आप खर्च निकाल लीजिए, किताबों का खर्च हो गया, मिठाई का खर्च हो गया, दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल खर्च हो गया। अब कुल रुपये में कुल खर्च को घटाओगे तो जो बचत है, बचत राशि है, उसका मान प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे और बढ़ते हैं, और एक और बड़ा सा प्रश्न है उसको करते हैं, हमारे पास समय है तो हो भी जाएगा। लास्ट वाला प्रश्न है, और इसके बाद कल का जो नंबर है वो उसमें वैदिक गणित का है। वैदिक गणित का बड़े अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करें आप लोग। एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपये थी, है ना। एक व्यापारी थे, उसके पास कुल संपत्ति कितने रुपये थी, 60,000 रुपये, है ना। तो सीधे सीधे लिखते हैं, व्यापारी के पास संपत्ति, बराबर 60,000 रुपये। ठीक है। अब देखिए उसके बाद उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपने पत्नी को दे दिए, है ना। तो पत्नी को दिए गए राशि, संपत्ति, पत्नी को दिए गए रुपये 60,000 का कितना दे दिए, 1/2, आधा। ये देखिए कुल व्यापारी के पास संपत्ति 60,000 रुपये, पत्नी को कितने दिए, 60,000 का 1/2 मतलब आधा। तो स्वाभाविक रूप से 60,000 का आधा आप निकालेंगे तो 2 तिया 6, और कितना जीरो लगा देंगे, जितने जीरो है सभी जीरो आ जाएंगे, 30,000 रुपये। ये देखिए 60,000 में 30,000 किसके हो गए, उनके पत्नी के हो गए। थोड़ा फास्टली देखते हैं, और उसके बाद देखिए शेष का 1/2 भाग, ये देखिए शेष का, तो शेष कितना बच गए, शेष बराबर 60,000 जो कुल थे उसमें 30,000 जो है किसके हो गए, पत्नी के हो गए। तो शेष कितने बच गए, 30,000 रुपये। ये शेष हो गया, है ना, ये शेष है। अब शेष का 1/2 भाग अपने बेटे को दिए और 1/2 भाग अपने बेटी को दिए। तो बेटे को दिए गए रुपये, तो शेष का मतलब 30,000 का, शेष तो निकाल ही लिए हैं, 30,000 का 1/2, शेष का 1/2 मतलब शेष क्या है, 30,000 तो पत्नी को दे दिए, तो शेष बचा 30,000, 30,000 का 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/2 मतलब सीधे आधा, 30 का था 15,000, है ना। भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 3 जीरो लगाएंगे, 15,000 रुपये। अब बेटे को 15,000 मिल गया 30,000 में, तो कितना और बच गया 15,000। तो बेटी को दिए गए या दी गई रुपये बराबर, अब इस 30,000 में 15,000 को घटा दीजिए। ये देखिए 30,000 शेष बचा हुआ था, जिसमें 15,000 किसको दिए, बेटे को दिए। तो अब 30,000 में 15,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 15,000 रुपये। अर्थात पत्नी को 30,000 रुपये प्राप्त हुआ, बेटे को 15,000 रुपये और बेटी को भी 15,000 रुपये प्राप्त हुए, और इस प्रकार से 60,000 को पूरा उसमें कवर कर लिए। चलिए आप लोग भी कंटिन्यू जुड़ते रहेंगे, और एक जो हमारा एक और लिंक है कालखंड का 6 बजे का, है ना, आप लोग अनिवार्य रूप से उसमें अपना उपस्थिति देंगे, है ना, 6 बजे का जो है उसमें, और नियमित रूप से आप लोग जुड़ते रहें। कल हम इसका सेकंड पार्ट में वैदिक गणित का समावेश है, 3 महत्वपूर्ण जो सूत्र है उस पर आधारित जो प्रश्न है उसको लिया गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे।